सभी को नमस्कार, शुभोदय। आंध्र प्रदेश सरकार समग्र शिक्षा की ओर से संचालित हुए इस कार्यक्रम को हम सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम आर विजयलक्ष्मी। मैं संतकवटी के श्रीकाकुलम जिला संतकवटी KGB में हिंदी CRT के रूप में काम करती हूँ। पहला हमने इस कार्यक्रम को सुनहरा अवसर दिए गए हमारी SPD मैडम, JD सर, AP GCDO सर और APC सर, जिला GCTO मैडम को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी शिक्षिकाओं को मेरी सप्रेम नमस्कार, छात्र छात्राओं को शुभाशीष। इस सुनहरा अवसर हमारे और हमारे छात्रों के लिए दिए गए थे। इस अवसर बहुत उपयोग होती है। प्यारे बच्चे, कैसे हो आप? सब कुछ है ना? इस कोरोना समय में सबको पाठशालाएं छुट्टी हुई, इसलिए आप क्या करते हैं, घर पर ही रहकर खेलते हैं। अब खेलने के लिए बंद होने का समय आएगा। इस समय में हम सब कहाँ रहना है? पाठशाला में रहना है, क्योंकि आप सब घर में हुए। इसलिए इस हमारी शिक्षा का समग्र शिक्षा की ओर से इस कार्यक्रम को आप सबको स्वागत करते हुए, इस साल अब आप 9वीं कक्षा के बाद में 10वीं कक्षा में प्रवेश होते हैं। 10वीं कक्षा में प्रवेश होने के बाद अब जुलाई 10 दिन हो गया। इस दिन से हम 9वीं कक्षा से पुनः अभ्यास करते हुए 10वीं कक्षा में आते हैं। पाठशाला में रहते हैं तो, किंतु आप सब घर पर हैं, इसलिए हम इस ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी के बारे में जो पाठ है, उन पाठों के बारे में हम शिक्षण करना चाहती हूँ। इसलिए आप क्या करना है, इस 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक आप पर नहीं, आपसे आपके पास नहीं होते हैं। आप क्या करना है, अपने भाई बहन जो होते हैं उनके पास जो 10वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक है, उन पाठ्य पुस्तक को आप ले लीजिए और इस हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक अभ्यास पुस्तिका रखो। हम क्या पाठ हर दिन पढ़ाते हैं, उन पाठों को आप सब क्या करना है, लिखना है। लिखकर वो पुनः अभ्यास करके होते हैं तो आप बहुत अच्छे पढ़ सकते हैं। इसलिए बच्चे, आज हम 10वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक में पहली पाठ बरसते बादल के बारे में चर्चा करेंगे। जाओ हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पहला पाठ बरसते बादल के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चे, देखो, हम अब 10वीं कक्षा के पहला पाठ बरसते बादल के बारे में, कविता पाठ के बारे में जानेंगे। यह चित्र देखो बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई देती है? 6वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक है, उसका नाम लहर है। लहर माने खुशी है। खुशी, उमंग, तरंग, ये जैसे अर्थ होते हैं। यहाँ बाल बच्चे ने खुशी से, उमंग से खेल खिलाते हुए उन अक्षरों को, वर्णों को, शब्दों को सीखते हैं। इसलिए उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए खेलों के द्वारा इस पाठ्य पुस्तक में हिंदी द्वितीय भाषा हिंदी को परिचित किया। उसी तरह इस छात्रों ने, यहाँ बच्चे क्या कहते हैं, तितलियों से खेलते हुए आनंद उमंग लेते हैं। इसलिए उसका लहर, तरंग जैसे, लहर जैसे होते हैं बच्चे, इसलिए इसका नाम लहर 1 बना गया। और दूसरा है 7वीं कक्षा है लहर 2। 7वीं कक्षा के लहर 2 बना गया। उसमें से 6वीं कक्षा से 7वीं कक्षा आते हुए बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए 7वीं कक्षा और बाद में 8वीं कक्षा, ये दोनों को बढ़ाते हुए 9वीं कक्षा जाते समय उससे सुगंध खिलाते हैं। इसलिए
खिलन सुगंध फैलाता है, उसमें माने द्वितीय भाषा हिंदी के रूप में सुगंध आते हैं। उसीलिए यहाँ 9वीं कक्षा के लिए बच्चे कैसे होते हैं, बगीचे में पौधे फूलों से सुगंध आता है। इसीलिए यह 9वीं कक्षा आते समय बच्चों में भी ज्ञान का विकास होकर होते हैं, इसीलिए उसका सुगंध वन रखा गया। बच्चों इसे के बाद हम 10वीं कक्षा आते समय सुगंध टू, ये माने सुगंध टू 10वीं कक्षा आते समय हमारे ज्ञान में, हमारे हिंदी भाषा के ज्ञान में भी विकास होता है, इसलिए सुगंध टू। इसके द्वारा इस मुख चित्र देखो बच्चों, 10वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक के मुख चित्र में जो कवियों का मुख चित्र है, उस कवियों का मुख चित्र है। देखो बच्चों, पहला कवि है तुलसीदास। पहला कवि कौन है माँ? तुलसीदास। बाद में रहीदास जी है और मीरा भाई। उसके बाद रहीम है, बिहारी है, और उसके बाद सुमित्रानंदन पंत जी है, और प्रेमचंद जी, विष्णु प्रभाकर, काका कालेलकर जी हैं, और मन्नू भंडारी जी हैं, और भगवत शरण उपाध्याय, रावूर भरद्वाज। ये सारे संबंधित कवियों से संबंधित ये कविता कहानी ये सभी इस पाठ्य पुस्तक में निहित है। देखो बच्चों, ये कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी की कवि है। और देखो बच्चों, क्या आते हैं? विष्णु प्रभाकर जी आते हैं, स्वराज्य की नींव का लेखक हैं। ये गिरिजा कुमार माथुर जी है, वो उन्होंने जाने माने लेखक हैं। 8वीं कक्षा में हम होंगे कामयाब कविता के अनुवादक कवि हैं, ये भी हिंदी की अनुवादक कवि भी हैं। देखो बच्चों, ये कौन है? प्रेमचंद जी है। बच्चों, प्रेमचंद हिंदी के उपन्यास सम्राट हैं, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट हैं। हमारे पाठों में ईदगाह की लेखक भी हैं, वो ईदगाह की लेखक हैं। बच्चे ये चित्र देखो, चित्र में क्या दिखाई पड़ती है? बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? वर्षा में खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? खुशी से खेलते हैं। बच्चे खुशी से वर्षा के समय खेलते हैं। वर्षा कब आती है? गर्मी के अंत होने के समय वर्षा आते हैं। इसीलिए सारे बच्चे वर्षा ऋतु कब आती है इसके सभी देखते हैं। देखो बच्चों, आज हमारा पाठ का नाम क्या है? बरसते बादल। उसका कवि का नाम क्या है माँ? सुमित्रानंदन पंत। पाठ का नाम क्या है माँ? बरसते बादल। कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत जी है। देखो बच्चों, ये सुमित्रानंदन पंत जी है। ये इनके परिचय भी हम एक रूप में दिया गया है, स्लाइड के रूप में दिया गया। ये सुमित्रानंदन पंत हैं, बहुत सुप्रसिद्ध कवि है वो ने। उनकी करण के अंतर्गत हम आते हैं। एक गीत यहाँ देती हैं, कविता पाठ है इसलिए गीत देती हैं। ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं गाती हूँ। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी डरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी। और एक बार गाऊंगी, ध्यान से सुनिए। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी डरती देख मांगती हो, मेघों से पानी, हो मेघों से पानी। देखो बच्चों, ये क्या है? कोयल है। क्या गाती है? कौन गाती है यहाँ? कोयल गाती है। कोयल क्या करती है? गाती है। कैसे गाती है? कोयल कुकू गाती हैं। किसे बुलाती हैं? कवि यहाँ स्पष्ट करते हैं कि कोयल रानी गाती है, किसी को बुलाती है। किसको बुलाती है? बताओ बच्चों, आप सभी को जानते हैं। कोयल कब कूकते हैं? वर्षा के समय में कूकते हैं। इसीलिए कोयल रानी वर्षा के बारे में गा सकती हैं। इस तरह देखो बच्चों, यह चित्र में क्या है? धरती है। धरती कैसा है?
सूखी है। सूखी होने धरती के लिए क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी हमको कैसे आती है? बादलों से आती है। बादलों से पानी आने के लिए जो धरती प्यासी से जो धरती आकाश की ओर मेघों की ओर देखती है, यहाँ कवि ने यहाँ बताया कि ప్యాసి ధరతి దప్పికతో ఉన్నటువంటి ఈ భూమాత నీటి కోసం, నీటి చలమల కోసం కావాలంటే మేఘాలు వర్షాన్ని కురిపిస్తాయి కాబట్టి వాటిని అడుగుతూ ఉంది. మాంగుతీ హై, అడుగుతూ ఉంది. అందుకే కవి ఈ కవిత ద్వారా వర్ష ఋతువు గురించి ఉన్మికీకరణ ప్రస్తావన కింద వర్ణించారు. देखो बच्चों, यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं। उन्मुखीकरण के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं। उन 3 प्रश्नों को पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए। मीठे गीत कौन गाती है? मीठे गीत कौन गाती है? प्यासी धरती किससे पानी मांगती है? प्यासी धरती किससे पानी मांगती है? प्यासी धरती किससे पानी मांगती है? इस प्रश्नों का उत्तर हम ऊपर दिए गए उन्मुखीकरण अंश से लिखना है। देखो उत्तर भी मैंने स्लाइड के रूप में दे दूंगा आपको। मीठे गीत कौन गाती है? कोयल रानी गाती है। हम कैसा लिखना है? कोयल शब्द नहीं लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है। मीठे गीत कोयल रानी गाती है। दूसरा क्या है? प्यासी धरती पानी किससे मांगती है? प्यासी धरती पानी मेघों से मांगती है। किससे? उठाकर वहाँ मेघों ऐसा शब्द लिखने से वाक्य का जवाब, प्रश्न का उत्तर पूरा होते हैं। इस तरह सभी लोग कैसा लिखना है? आप लोग इस तरह के अनुच्छेद देते समय आप सभी लोग कैसा लिखना है? एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तीसरा देखो, बादल प्रकृति की शोभा पानी बरसा कर पानी बढ़ाते हैं। बादल प्रकृति की शोभा कैसे बढ़ाते हैं? कैसे बढ़ाते हैं? पानी बरसा कर, बादल के द्वारा पानी बरसा कर प्रकृति की शोभा बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध करना, मनोरंजन की भावना जगाना और प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना बरसते बादल पाठ का उद्देश्य है। देखो बच्चों, यहाँ पर बरसते बादल प्रकृति संबंधित कविता है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति संबंधित रचनाओं के लिखने की कवि है, इसलिए यहाँ बच्चों में प्रकृति के प्रति इस तरह के कविता लिखने के लिए प्रोत्साहन करना हमारा कर्तव्य है और सौंदर्य बोध करना, मनोरंजन की भावना जगाना। गर्मी के अंत होने के बाद हम सब कब आते हैं पाठशाला? वर्षा के समय आते हैं। उस समय में वर्षा प्रत्यक्ष रूप से देखने के द्वारा इसका हम भोग लेते हैं और प्रकृति की संरक्षण हम कर सकते हैं। विधा विशेष देखो, यहाँ पाठ के द्वारा विधा विशेष बादल कैसा पाठ है? कविता पाठ है, नाद के साथ गेय योग्य है। इस कविता पाठ नाद के साथ गेय योग्य है। नाद के साथ माने लय ताल युक्त गाने योग्य होते हैं। बरसते बादल कविता पाठ है। इस बरसते बादल कविता पाठ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होते हैं, प्रयोग किया जा गया है। माने अनुप्रास अलंकार माने क्या है? काव्य में अलंकार होते हैं, छंदस्स होते हैं। उन काव्यों में छंदस्स अलंकार होते हैं। उस किस अलंकार, यह काव्य में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। कविता पाठ और नाद ताड़ युक्त गेय योग्य है, ये विधा विशेष है। देखो बच्चों, कवि परिचय हम सीखेंगे अब। सुमित्रानंदन पंत है। ये कौन है माँ? सुमित्रानंदन पंत जी है। सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय हम देखेंगे। देखो बच्चों, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। माने प्रकृति के बेजोड़ कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। बेजोड़ माने क्या है? अद्वितीय, उसके समान कोई भी नहीं है, इसलिए उनके प्रकृति बेजोड़ कवि माने जाते हैं।
आपका जन्म 20 मई सन 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। उनका जन्म 20 मई उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। उन्होंने प्रसिद्ध रचनाएं की। उनमें वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, चिदंबरा, काला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचना क्या क्या है माँ? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, चिदंबरा, काला और बूढ़ा चांद आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखो बच्चों, सुमित्रानंदन पंत का कैसा कवि है? बेजोड़ कवि है। और सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 मई 20 में हुआ। देखो बच्चों, अगले 7 वर्ष की उम्र में ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किए गए हैं। 7 वर्ष माने क्या है? कितने आयु? 7 वर्ष की आयु माने बचपन से ही उन्होंने काव्य रचनाओं की है। माने तेलुगु में एक साమెత है, పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది. పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అంటే గొప్పవారి యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా బాల్యంలోనే మనకు కనిపిస్తాయి. కాబట్టి నా హిందీ సాహిత్యంలో మొట్టమొదటినే చిన్న వయసులోనే రచనలు చేయడం, దేనిమైనా प्रकृति पైన, प्रकृति के बारे में रचनाओं में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्हीं रचनाओं के लिए बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत रूस पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं। उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया, किस रचना के लिए दिया गया है? चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। माने ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? किसी क्षेत्र में विशेष सेवा करने वालों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं। उदाहरण के लिए सिनेमा क्षेत्र में जो सेवा करने वालों को दादा फाल्के देते हैं, उसी तरह साहित्य रंग में ज्ञानपीठ देते हैं। आपका निधन 1977 में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं देखो बच्चों, पल्लव सुमित्रानंदन जी का प्रमुख रचना है। सुमित्रानंदन प्रकृति के बेजोड़ कवि है। उन्होंने साहित्य रंग में संगीत सेवाएं की है। उनकी रचनाएं बहुत सरल होते हैं और उनकी रचनाएं प्रकृति संबंधित होते हैं। देखो बच्चों, ये है काला और बूढ़ा चांद और गुंजन। ये काला और बूढ़ा चांद है, उनका मुख चित्र है। उस मुख चित्र को आपने दिमाग में रहने हैं तो उस पुस्तकों का नाम आपके दिमाग में निक्षिप्त होते हैं। देखो ध्यान से देखिए, पहला क्या है? काला और बूढ़ा चांद। दूसरा क्या है? गुंजन है। काला और बूढ़ा चांद और गुंजन, ये दोनों पंत की पुस्तकें हैं। देखो बच्चों, ये है चिदंबरा। पहला है चिदंबरा। चिदंबरा के लिए पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो उनका मुख चित्र है। चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसे चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखो बच्चों, ये ध्यान से बगल में ध्यान से सुनो और लिखो, ये पॉइंट है। नेक्स्ट है ग्राम्य। ये ग्राम्य है। और देखो, और एक बार कवि परिचय मैंने समझाऊंगी। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाते हैं। बेजोड़ माने अद्वितीय, उनका कोई समान नहीं है। आपका जन्म 20 मई सन 1900 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। कौसानी गांव में, उत्तराखंड कौसानी गांव में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, चिदंबरा, काला और बूढ़ा चांद। इनमें से हम ग्रंथि को मुख चित्र देखा, ग्राम्य को मुख चित्र देखा, चिदंबरा देखा, ये सारे मुख चित्र हमने देखा है। और बाद में देखो बच्चों, 7 वर्ष की उम्र में काव्य
पाठ के लिए पुरस्कार किए गए हैं। कितने वर्ष है उसका? 7 वर्ष। माने द्वितीय कक्षा आते समय ही उसमें काव्य रचनाओं में बहुत ध्यान हुआ, बहुत इंटरेस्ट हुआ, रोचक तथ्य मिला उसको। इसके साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत रूस पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि दिए गए हैं। हिंदी साहित्य रंग में जो विशिष्ट सेवा करने वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं, उन पुरस्कार उसको मिला। और आपका निधन सन 1977 में हुआ। बच्चों, अब हम इस कवि के संबंधित छोटा सा रिक्त स्थान को हम एक क्रियाकलाप के रूप में करेंगे। ध्यान से देखो। पंत जी का जन्म सन डैश में हुआ। पंत जी का जन्म सन डैश में हुआ। कब हुआ? 1910। 1900 कब हुआ बच्चों? बहुत अच्छा, 1900 में हुआ। पंत जी का जन्म स्थान डैश है। पंत जी का जन्म स्थान डैश है। अल्मोड़ा, दिल्ली। अल्मोड़ा, दिल्ली, दिल्ली है। पंत जी का निधन कब डैश हुआ? 1977। डैश रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा। प्रकृति के बेजोड़ कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। ये देखो बच्चों, ये सुमित्रानंदन पंत है। पंत का जन्म हिमालय की गोद में बसे उत्तरांचल प्रदेश के कौसानी ग्राम में 20 मई सन 19 में उसका जन्म हुआ है। और 29 दिसंबर सन 1977 को इनका निधन हुआ है। वो एक प्रकृति बेजोड़ कवि का निधन हुआ, उनका परलोक प्राप्त हुआ है। हिंदी के महान कवि है। ये सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय है। ये सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय है। सभी को मालूम होगा सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय एक बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं तो 4 अंक के लिए आपको इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, कविता पाठ के अंतर्गत इस प्रश्न वार्षिक परीक्षाओं में 17th क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए उनके बुलेट पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में आप समझकर लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। देखो बच्चों, और देखिए, सुमित्रानंदन पंत महान कवि है, इसलिए उनके भारतीय डाक विभाग ने उनकी तस्वीरों से एक स्टैम्प बनाकर भी बना दिया। देखो बच्चों, ये है सुमित्रानंदन तस्वीर से संबंधित एक स्टैम्प है, सुमित्रानंदन पंत। उस स्टैम्प भी जारी किया। कौन जारी किया? भारत डाक विभाग ने सुमित्रानंदन पंत की स्टैम्प भी जारी किया। उन्होंने देश के लिए बहुत सारे सेवा, माने पंत जी ने प्रकृति के संबंधित रचनाएं किए हैं, इसलिए उन्हीं रचनाओं को पुरस्कार करने के लिए उन्हीं स्टैम्प भी जारी कर दिया भारत सरकार ने। सरकार की ओर से उसको ये सम्मान भी किया। प्रकृति के सुकुमार कवि है, बेजोड़ कवि है, सुकुमार कवि है, छायावादी के प्रमुख स्तंभ है सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि है। सुकुमार माने क्या है? कोमल कवि। कोमल, प्रकृति की वर्णन में बहुत सरल कोमल रूप से वर्णन करते हुए सुकुमार कवि है। और छायावाद, जो छायावाद कवि है, उन छायावाद कवियों में प्रमुख स्तंभ भी है सुमित्रानंदन पंत। इनका संपूर्ण जीवन परिचय हम पढ़े हैं। माने यहाँ एक बुलेट पॉइंट्स के रूप में उस परिचय को हम दिया। इन बुलेट पॉइंट्स को आप सभी अपने अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखने के द्वारा गृह कार्य कर सकते हैं। कवि परिचय देखो। प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में कौसानी, उत्तर अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। 7 वर्ष की उम्र में ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किए गए थे। उनको 7 वर्ष में पुरस्कृत किए गए हैं। किसके लिए?
7 वर्ष में काव्य रचनाओं के लिए पुरस्कृत गए हैं। इसमें छात्रों ध्यान से देखिए, यहाँ 1900 अक्षरों के रूप में व्याकरण संबंधित प्रश्न तीसरा प्रश्न है। उन तीसरा प्रश्न में 1900 ये नंबर देकर उसको अक्षरों में लिखने की बताते हैं। आप सब क्या करना है, उन इस तरह के पाठों में आने वाले अंकों को अभ्यास करने से उस बिट को सुचारू रूप से आप सभी कर सकते हैं। देखो बच्चों, साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और सोवियत रूस पुरस्कार प्राप्त हुआ। और चिदम्बरा वो महान रचना है, उन महान रचनाओं को चिदम्बरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, क्या क्या है माँ? पहले सभी तस्वीर दिखाया, मुख चित्र दिखाता मैंने, उस मुख चित्र को ध्यान से मेमोरी करो, ध्यान से बाहर लाओ, कहा उस मुख चित्र का नाम भी स्मरण करो, अभ्यास करो। स्मरण करते हैं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्रामी, स्वर्ण किरण, बूढ़ा चांद तथा निधन कब हुआ? 1977। देखो बच्चों, यह क्या है? पेड़ है। इस पेड़ में जो विशेषता है, जो विकारी शब्द है, इस पेड़ के अंतर्गत जो विकारी शब्द है, विकारी शब्द माने क्या है? लिंग वचन कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन आते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं। माने इस पाठ के अंतर्गत छोटा सा व्याकरणांश, उसे हम कैसा है दोहराना, अभ्यास करना, दूसरी बार स्मरण में रखने के लिए मैंने बताऊंगी। ये सारी 6वीं कक्षा से आप सबको मालूम है, इसलिए मैंने छोटा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। ये क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चारों को आप अभ्यास कीजिए। देखो बच्चों, अब मैंने आपको दे दूंगी गृह कार्य के रूप में प्रकृति बेजोड़ कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में आप क्या जानते हैं? इसे और एक बार जैसा भी लिखने की आवश्यकता है। देखो, भारतीय बरसते बादल कविता के कवि के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। अगले सत्र में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हम 10वीं कक्षा हिंदी के अंतर्गत बरसते बादल पाठ के बारे में, उद्देश्य, विद्या विशेष, कवि परिचय, ये आदि सबके बारे में चर्चा किया। अब क्या करना है, आप इस पाठ के अंतर्गत सारांश लिखते समय विधा विशेष, कवि परिचय बहुत उपयोगी है। इसलिए मैंने जो पॉइंट दिया गया उन पॉइंट को आप सब क्या करना है, अभ्यास पुस्तिका में लिखकर बार बार अभ्यास करना चाहिए। जो कठिन शब्द होते हैं उनको ध्यान से अभ्यास करो, पढ़ो, लिखो और उनको बिना देखकर लिखकर शुद्ध करो। ऐसा करते हैं तो आप सबको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। आज मैंने दिए गए गृह कार्य को आप सभी ध्यान से अभ्यास पुस्तिका में लिखो और पढ़ो, बिना देखकर लिखो। अगले सेक्शन में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।